हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ पीएफआई के कई सारे ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। ये खबर आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन के साथ पढ़ी होगी। आपने ये भी देखा होगा कि पीएफआई के 100 से ज़्यादा टॉप लीडर्स की गिरफ्तारी भी हुई है। इन गिरफ्तारियों के बाद पीएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा हड़ताल प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कोल्लम और कन्नूर में तो पुलिस कर्मियों पर बाकायदा हिंसक हमले भी हुए हैं। तो आपके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता होगा कि ये पीएफआई आखिर है क्या और क्यों एनआईए और ईडी जैसी बड़ी संस्थाओं के द्वारा इन पर इतने बड़े लेवल पर कार्रवाई की जा रही है। आज की वीडियो में इस मुद्दे को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। द हिंदू में इसको लेकर आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक संस्था ऐसी है जो सिम्मी के बाद अस्तित्व में आई थी और आज के समय में इसमें जो सदस्यता है वो मुस्लिमों की ज़्यादा है। हालांकि समाज के हाशिए पर रहने वाले जो अन्य मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं जैसे दलित वगैरह, उनकी भी मेंबरशिप इस संस्था में है, लेकिन अधिकांशतः मुस्लिम सदस्यों की मेंबरशिप इसमें है। इस संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेरर फंडिंग से लेकर मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइजेशन करने से लेकर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और इस वजह से ये संस्था बहुत लंबे समय से जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी रडार में थी। तो क्या है ये पूरा मुद्दा और पीएफआई के द्वारा किस तरह के काम किए जाते हैं और क्यों जो है एनआईए और ईडी के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है कि 100 से ज़्यादा टॉप लीडर्स की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, वीडियो में अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हम न्यूज़पेपर के साथ से। यहाँ पर देखिए एनआईए और ईडी ने एक्चुअली रेड की है, जिसकी वजह से केरला में जहाँ ये संस्था ज़्यादा डोमिनेंट है वहाँ पर हड़ताल को देखिए इनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए पीएफआई बंद से लाइव न्यूज़ आई थी कि दरअसल उनके खिलाफ जो एक आप कह सकते हो प्रोब हो रही है, तो एक आरोप ये लग रहा है कि आरएसएस का जो बेसिकली कन्नूर में ऑफिस था वहाँ पर बॉम्बिंग की इनके द्वारा जो है साजिश की जा रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटका का जो हिजाब वाला मुद्दा है, स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में आप हिजाब पहन के जा सकते हैं या नहीं, उस वाले मामले में भी ये सामने निकल कर आया था, या आप ये कह सकते हैं कि इस संस्था पर ये आरोप लगे थे कि स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया के जरिए स्कूल्स में हिजाब पहनकर जाने के लिए इनकी तरफ से उकसाया जा रहा था, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंटरफेयर जो है इस संस्था की तरफ से किया जा रहा था। यानी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है संस्था का वो हमें क्लीन तो नहीं दिखाई देता है। देखिए इस संस्था की देखिए 2 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में क्या है ऑफिसेस है और दिल्ली में जो है इनका हेडक्वार्टर है। इस संस्था का जो आप कह सकते हैं जन्म हुआ था वो 2006 में हुआ था और 3 जो है संस्थाएं थी जिनको मर्ज करके बेसिकली पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सामने आया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए कि एनआईए का कहना ये है कि जो पीएफआई है वो दरअसल तालिबान का जो इस्लाम ब्रांड है, यानी कि एक तो है जो रियल इस्लाम है, एक जो तालिबान ने इस्लाम का अपना वर्जन निकाला है, तो तालिबान का जो इस्लाम ब्रांड है उसको वो इंडिया में लेके आना चाहते हैं और इस तरफ जो है पीएफआई की तरफ से काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे अगर छापे जो अभी वर्तमान में हुए हैं, इसी के बीच में अधिकारियों ने जो न्यूज़पेपर को बताया है उसके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि जो पीएफआई है उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद जो कुछ प्रोटेस्ट इंडिया में हुए थे उसके बाद जो है कथित धर्मांतरण के कुछ जो है मामले हमें देखने को मिले थे, मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के कुछ जो है मामले आए थे। इन सारी तरह की चीज़ों में उनका नाम जो है बार बार उभर कर सामने आया है और देश के विभिन्न हिस्सों में यदा कदा जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनमें भी पीएफआई का नाम जो है सामने आता रहा है, जिसकी वजह से ये संस्था सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर काफ़ी लंबे समय से थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग के मामलों को लेकर भी बेसिकली ये संस्था जो है लगातार आप कह सकते हैं कि चर्चा में बनी रहती थी। अभी 11 स्टेट्स केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, ये ऐसी जगह है जहां पर इनके टेरर एक्ट को लेकर, ऑर्गेनाइज वेपन ट्रेडिंग को लेकर और साथ में इस तरह के कैंप्स जहां पे पीपल्स को रेडिकलाइज किया जाता है उनको लेकर बेसिकली राज्य सरकारों के द्वारा आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत काम पहले से ही किया जा रहा था। तो
तो थोड़ा सा आइए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर पीएफआई क्या है और क्यों फिलहाल वो एनआईए की नज़र में है। थोड़ा सा बैकग्राउंड तो आप देखिए समझ ही गए होंगे। तो 100 इनके टॉप लीडर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के संबंध में 15 राज्यों में कई स्थानों पर जो है एनआईए के द्वारा ईडी के साथ संयुक्त रूप से इनके ऊपर छापे दिए गए हैं। हालांकि देखिए छापों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि जिस समय तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब नहीं थी, लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि काफ़ी बड़े लेवल पर जो है गिरफ्तारी हुई है। कुछ राज्यों के नाम मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और अगर आप नॉर्थ की तरफ आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में असम, यहाँ पर जो है राज्यों में जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, ये 22 सितंबर का था, कि पीएफआई इज द क्रॉस हेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इंटेल एजेंसी सिंस 2010। 2006 में संस्था का जन्म हुआ और 2010 से ही सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर जो है ये एजेंसी थी। एजेंसी का कहना था कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ आतंकवादी जो गतिविधियों का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर, कैंप लगाने के क्या है आरोप थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इस तरह के कैंप लगा रहे थे जहाँ पे हथियारों को लेकर और कट्टरपंथ को लेकर जो है युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस वजह से एजेंसी कह रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया? सबसे पहली बात तो ये आप कह सकते हैं इस्लामिक संगठन है जिसे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उग्रवादी संगठन कहा जाता है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर में इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के रूप में भी इस घटना को बेसिकली दिखाया जा रहा है। इसकी जो सदस्यता है वो जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड पीपल है वो है, जिसमें दलित वगैरह भी शामिल है, लेकिन इनकी जो ज़्यादातर सदस्यता है वो मुस्लिम सदस्यों की है। इसके अलावा देखिए 2006-07 में 3 मेन संस्थाएं थी जिनका मर्ज होकर ये सामने आई थी। एक था केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटका का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता निधि परसाई नाम के 3 इस्लामिक संगठन थे जिनसे ये संस्था आप कह सकते हैं सामने आई थी। यहाँ पर देखिए सरकार ये कहती है कि जब सिमी पर प्रतिबंध लग गया, सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जब उस पर प्रतिबंध लग गया तो बेसिकली ये संगठन उसके बाद उभर कर सामने आया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम क्या इतिहास को समझते हैं। देखिए एक संगठन था सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ज़्यादातर जो है मुस्लिम सदस्य शामिल थे। और अब राज्य सरकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो पीएफआई है ये इसी सिमी का पुनर्अवतार है या इसी का पुनरुत्थान कह सकते हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि बहुत सारे नेता जो आज पीएफआई के हैं वो कभी सिमी के जो है सदस्य हुआ करते थे और ज़्यादातर सिमी के सदस्य ही आज पीएफआई में भी शामिल हैं। और सिमी के लश्कर-ए-तैयबा के साथ घनिष्ठ संबंध साबित होने के बाद 2001 में उस पर पहली बार प्रतिबंध लगा था। उसके बाद जो इंडियन मुजाहिदीन है उनके साथ मिलकर आतंकी हमलों में भी जो है उनका कुछ हाथ रहा था, इसको लेकर इन पर प्रतिबंध लगा था और तब से कई बार ये प्रतिबंध जो है बढ़ाया जा चुका है। अगर सिमी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसके बाद जो है सिमी का अस्तित्व आया था और फिर उसके बाद जो है सिमी के उत्तराधिकारी के रूप में आप कह सकते हैं जो है पीएफआई आया है। पीएफआई एक इकलौता संगठन नहीं है, ये अन्य बहुत सारे संगठनों के साथ मिलकर जैसे कार्रवाई कर रहा है। जैसे इसका एक महिला विंग भी है जिसको राष्ट्रीय महिला मोर्चा कहते हैं, एक छात्र विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इनकी एक राजनीतिक शाखा भी है जिसके द्वारा ये चुनाव वगैरह भी लड़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी, जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इनका एक एनजीओ भी है जिसके माध्यम से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कामों में लगे हुए हैं, जिसका नाम है रिहैब इंडिया फाउंडेशन। और इनका एक थिंक टैंक भी है एम्पावर इंडिया फाउंडेशन। और जो एनआईए है उनका ये कहना है कि पीएफआई के 50,000 से ज़्यादा सदस्य हैं और इसके अलावा काफ़ी इनके आप कह सकते हैं सिंपथाइजर्स हैं। जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं उनकी संख्या तो 50,000 से ज़्यादा है ही, इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं इनका सपोर्ट करते हैं और केरल में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एक्चुअली ये संस्था है। झारखंड सरकार ने 2 बार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटका सरकारों ने भी, अगर हम पास्ट की बात करें तो इन पर बैन लगाने के लिए कॉल की थी। इसके बाद देखिए एनआईए ने
पीएफआईएफ पर एक विस्तृत डोजियर भी तैयार किया था, लेकिन जो हमारा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट है उसके अंतर्गत इसको एक अनलॉफुल संस्था अभी तक या फिर एक गैर कानूनी संघ जो है घोषित नहीं किया जा चुका है। ये इसकी बेसिक हिस्ट्री थी। अब देखिए, ये जो कार्रवाई अभी की गई है ये इस इनपुट पर आधारित होकर की गई है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहे थे, हथियार और प्रशिक्षण शिविर का आयोजित कर रहे थे, और जो प्रतिबंधित संगठन है उनमें शामिल करने के लिए लोगों को बेसिकली उकसा रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसकी जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादातर अल्पसंख्यकों, दलित और हाशिए पर जो पहुंच वाले लोग हैं वहां पर उनके अधिकारों की रक्षा को केंद्रित है। यानी कि इनका जो घोषित लक्ष्य है कि एज अ संस्था हम क्या काम कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पर लोग हैं उनके राइट्स को लेकर जो है हम काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये केरल में सक्रिय रहा है और वहाँ पर कई बार इस संगठन पर हत्या से लेकर दंगा, हिंसे और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप जो है लगता रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक, जैसा मैंने आपको बताया, इसको एक प्रतिबंधित संगठन घोषित नहीं किया गया है। पीएफआई का अपना घोषित उद्देश्य क्या है, तो ये अपने आप को एक सामाजिक राजनीतिक न्यू सोशल मूवमेंट के रूप में बेसिकली मानते हैं और कहते हैं मुसलमान और समाज के जो अन्य हाशिए के वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली हम काम कर रहे हैं, ऐसा इस संस्था का कहना है। राइट, यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि हम एक केडार आधारित आंदोलन है और जो हम प्रबंधन, नेतृत्व और मूवमेंट के जरिए से लगातार ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं और लोगों को क्या है इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, और मुसलमानों के बीच एक सामाजिक और इस्लामिक धार्मिक कार्यों को अंजाम देने के लिए भी ये बेसिकली जाना जाता है। इसके अलावा ये देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हैं। तो 2020 में केंद्रीय एजेंसियों ने पीएफआई पर देखिए नागरिक कानून और एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को वित्त पोषित करने का भी आरोप लगाया था। लेकिन ये पार्टी, आप देखिएगा, अब क्या है, धीरे धीरे थोड़ा सा आप कहेंगे पॉलिटिक्स में एंटर करती जा रही है और इन्होंने अपनी अलग अलग विंग्स अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई हुई है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आरोपों को सिद्ध करना। यहाँ पर देखिए सिद्दीकी कप्पन वाला मामला मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था। तो जो 2020 में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी का मामला हुआ था, उस दौरान भी इस संगठन का नाम जो है सामने आया था। 2009 में बेसिकली इनके कुछ सदस्यों ने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत की थी, जो चुनाव लड़ने लगी है। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जो स्थानीय चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी ये लड़ती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये रजिस्टर है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में स्थायी चुनावों में पार्टी ने कई बार जीत भी हासिल की है, यानी कि वहां पर लोगों का सपोर्ट भी जो है इस पार्टी को शामिल है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपको समझ में वैसे आ ही गया होगा, बट स्टिल क्यों है सुरक्षा एजेंसियों की पीएफआई पर निगरानी की एक, आप कह सकते हैं, कोशिश। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ये किस तरह की गतिविधियों में शामिल है ठीक नहीं होगा। तो देखिए, पहली बात तो हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल है। जैसे 2010 में एक केरल के अर्नाकुलम जिले के प्रोफेसर थे टीजे जोसेफ, उन्होंने इन पर हमला किया था और उनका जो पाम है एक्चुअली वो पूरा छील दिया था। बेसिकली उन्होंने कोई क्वेश्चन पेपर सेट किया था, उस क्वेश्चन पेपर के सवालों पर इनको आपत्ति थी, तो इसलिए प्रोफेसर पर देखिए हमला किया गया था। यहाँ पर देखिए द हिंदू में 24 सितंबर को एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी प्रेजेंस क्या है और कंट्रोवर्सीज क्या है, जिसके बेस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। राइट, दूसरा ये क्या कर रहे हैं, ये समाज को सांप्रदायिक बनाने के लिए बहुआयामी परिचालन नीति का जो है पालन कर रहे हैं। ये कह रहे तो देश की राजनीति को क्या है, हमें सांप्रदायिक बनाना, ऐसा ये कह नहीं रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है। और इस्लाम में जो तालिबान ब्रांड है उसका प्रोत्साहन करना, मौजूदा सामाजिक जो विभाजन है उसको बढ़ावा देना और सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप जो हाशिए पर लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनको जो है अपनी तरफ लेके आना, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इन रणनीतियों के तहत ये एक, आप कह सकते हैं, रेडिकलाइजेशन को लेकर आ रही है। गृह मंत्रालय ने बेसिकली इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2017 में एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, लेकिन तब भी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इसको एक गैर कानूनी संगठन घोषित नहीं किया जा सका था।
दूसरा क्या है, ये धार्मिक रूढ़िवादिता को थोपने का प्रयास करते हैं, ऐसा जांच एजेंसियां कहती हैं। यानी कि मुस्लिमों के बीच धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हिजाब वाले मामले में मैंने आपको बताया कि इनकी संलिप्तता देखी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा इन पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन के भी आरोप लगते हुए हैं। जैसे ईडी ने ये कहा था कि जून 2022 में दरअसल ये दावा उन्होंने किया था कि 2009 से 60 करोड़ रुपए जो हैं इनको प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 30 करोड़ से अधिक जो है नकद जमा राशि भी शामिल है। तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय एजेंसियों के अगर नज़रिए से देखा जाए तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस संस्था का। बाकी जो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके मन में जो उठते होंगे उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। और पीएफआई का जो भी ओरिजिन है, जो हिस्ट्री है, वो आपको समझ में आ गई होगी। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में जो भी काम के पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए हैं। आपके लिए काम की चीज़ ये बनती है कि जब आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पढ़ेंगे, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, तो इस तरह के मुद्दों को आप थोड़ा सा कवर करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और बहुत ही जल्द मैं आपको एक नए वीडियो के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।